Hello, my shifting star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is growth and development. And this one is the part of our DLED first year चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. इसकी यूनिट 1 है. आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं. अगर आपने कभी भी ग्रोथ वर्ड के बारे में सुना हो या डेवलपमेंट के बारे में सुना हो तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर मैं ग्रोथ की बात करती हूँ तो हम कई बार ये कोट सुनते हैं या फिर ये वर्डिंग सुनते हैं कि द चाइल्ड इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. वेरी फास्ट का मतलब उसकी बॉडी काफी लेंथ अच्छी हो गई है, बच्चे की बॉडी हाइट अच्छी हो गई है, बच्चे की वेट ज्यादा हो गया है या किसी कार्य को करने के लिए एक्टिव है. जबकि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट का मतलब होता है सीरीज ऑफ चेंजेस. सीरीज ऑफ चेंजेस का मतलब है डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद ग्रोथ. ग्रोथ के साथ साथ जो एक्सपीरियंसेस भी बच्चा गेन कर रहा है वो टोटली हमारे डेवलपमेंट कहलाएंगे. तो हम कह सकते हैं कि हमारे डेवलपमेंट के अंदर आपकी फिजिकल क्वांटिटी भी इंक्लूड होगी, आपकी सोशल भी, आपकी मेंटल भी, आपकी इमोशनल भी, और आप कैसे डेवलप करते हो इनके साथ साथ आपके साथ एक्सपीरियंसेस क्या क्या जुड़े हुए हैं, सारी चीजें हमारी डेवलपमेंट कहलाती हैं. तो डेवलपमेंट में कहूँ तो किसी पर्टिकुलर स्टेज तक हमारा रिलेटेड नहीं है या स्टेज तक कन्फाइंड नहीं है. ये डेवलपमेंट आपका थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द योर लाइफ स्पैन चलता ही रहेगा. हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा डेवलपमेंट जो है लिमिट हो जाएगा. तो डेवलपमेंट लिमिट नहीं है और प्रोग्रेसिव है. मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, तब दोनों में भी बताऊंगी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड और है हमारे पास ग्रोथ. ग्रोथ के बारे में मैंने बताया जिसके अंदर आपकी फिजिकल इनहेंसमेंट कितनी हुई है, जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो वो हमारे ग्रोथ का पार्ट है. जिन चीजों को आप मेजर भी कर सकते हो उसके साथ साथ आपने कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, ये टोटली मिला के दोनों चीजें हमारी डेवलपमेंट कहलाएंगी. मतलब डेवलपमेंट तो आपका ग्रोथ भी और आपके साथ जितने एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं वो सारी चीजें हैं. और जबकि हमारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ आपके फिजिकल चेंजेस हैं जो दैट कैन बी मेजर. नेक्स्ट है मैच्योरेशन. मैच्योरेशन क्या होता है? एक प्रोग्राम्ड सीक्वेंस है जब आप चेंज करते हो टाइम के साथ. टाइम के साथ का मतलब है आप लर्निंग करते रहते हो. तो मैच्योर होने का मतलब है आपके पास इतनी एबिलिटीज हो कि आप एक एप्रोप्रिएट एज तक एक एप्रोप्रिएट नॉलेज को गेन कर पाओ. तो मैच्योरेशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट of experiences with respect to time by which we can enhance our ability or perceptual abilities and experiences. नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशंस. डेफिनेशंस में फर्स्ट हमारी डेवलपमेंट मींस द होल सीक्वेंस ऑफ लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, विच मींस कि आप वूम्ब टू टूम्ब चलने वाला जो प्रोसीजर है उसके बीच में आप जो भी कार्य है आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो या जो भी सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन आपकी हो रही है वही हमारा डेवलपमेंट या विकास कहलाता है. डेवलपमेंट मींस प्रोग्रेसिव सीरीज चेंजेस दैट अकर्स इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न और रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस. मतलब ये ऑर्डरली है, सीक्वेंस के साथ चलता है, श्रृंखला के साथ चलता है और आप इसे प्रिडिक्ट भी कर सकते हो. मतलब आप पूर्व अनुमान भी लगा सकते हो. जैसे कोई बच्चा जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है या जिस स्पीड से बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को देख के आप उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो. ये किसने कहा था? ईबी हरलॉक ने. डेवलपमेंट डज नॉट कंसिस्ट मेयरली ऑफ एडिंग इंचेस. डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आप में कितनी हाइट बढ़ रही है, इंचेस कितने बढ़ रहे हैं यही नहीं है, बट यहाँ पे आपको अपनी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रिटी भी शो करनी है विद ऑल द स्ट्रक्चर सराउंडिंग्स and function also. अब हम बात करते हैं there is a comparison between growth and development. Growth refers to the dimensional and quantitative changes which are known as a physiological changes. मैंने अभी आपको कहा था फिजिकल जो चेंजेस होंगे आपकी हाइट में, आपके साइज में, आपके वेट में, ये हमारी ग्रोथ कहलाएगी. एंड डेवलपमेंट रेफर टू प्रोग्रेसिव सीरीज ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस. Webster dictionary define development as a series of changes which an organism undergo passes from embryonic to maturity. Maturity is नहीं only we cannot say that maturity enough ये आपकी डेथ तक भी चल सकता है और चलता ही है. मेच्योरिटी का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इनहेंस होते जाओगे, आप बड़े होते जाओगे, आपको कुछ ना कुछ चीजें तो सीखने को जरूर मिलेंगी. तो ग्रोथ इज ओनली द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजियोलॉजिकल, और डेवलपमेंट हमारा प्रोग्रेसिव चेंज है. चाहे चेंज हमारे बॉडी में हो या हमारे एक्सपीरियंसेस में हो या मैच्योरेशन में हो या सोशली हो. होप की बात करूं, डेवलपमेंट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी. डेवलपमेंट हर एक एस्पेक्ट से डील करता है जबकि ग्रोथ हमारी किससे डील करती है? लिमिटेड स्कोप से. ये यहाँ पॉइंट आएगा और ये यहाँ वाला आएगा.
ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, गुणात्मक भी है मात्रात्मक भी है। लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, मतलब आप एक स्पैन ऑफ मैच्योरिटी तक पहुंच जाओगे, फिर आपकी बॉडी जो है हाइट वगैरह गेन नहीं करेगी। डेवलपमेंट डेथ तक चलने वाला है, कैन बी मेजर और एक्यूरेटली भी मेजर किया जा सकता है। मेजर तो किया जा सकता है बट एक्यूरेटली नहीं किया जा सकता, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ग्रोथ कंप्राइजेस द हाइट, वेट, साइज और इसके अंदर आपके कॉग्निटिव, सोशल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस क्या होंगे, सारे काउंट होंगे। नेक्स्ट आती है हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ग्रोथ इज अ चेंज इन शेप, आपकी शेप कैसे बढ़ रही है, आपका स्ट्रक्चर कैसे बढ़ रहा है, और ये स्ट्रक्चरल चेंज भी है और फंक्शनल भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान रखना है। कई बार आ जाता है फंक्शनल चेंज कौन सा डेवलपमेंट है, कौन इनमें से कौन है, तो आपको बताना है डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ग्रोथ जो हमारा है शेप, साइज और स्ट्रक्चर में चेंज होता है, डेवलपमेंट हमारा स्ट्रक्चरल भी होता है और फंक्शन भी होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन फंक्शनल चेंजेस हैं, तो आप ग्रोथ पे क्रॉस लगा के डेवलपमेंट पे टिक करोगे। एस्पेक्ट क्या है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है ग्रोथ, और डेवलपमेंट पूरा जो डेवलपमेंट है एक वोल है जिसमें ग्रोथ भी इंक्लूड है। इन्फ्लुएंस है, तो इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे बच्चे के वेट कैसा रहेगा, हाइट कैसे रहेगी, उसकी क्वांटिटेटिव कैसे चेंज हो गया। और डेवलपमेंट हमारा इन्फ्लुएंस किससे होता है कि वेट, हाइट ये तो गेन कर ही रहा है, और इंटेलेक्चुअल चीजें क्या गेन कर रहा है बच्चा। नेक्स्ट है हमारा फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन साइज, वेट, ये आ जाएंगे। डेवलपमेंट आपकी क्रिएटिविटी, इमोशनल, आपका प्रोफेशन, आपके सोशल वेलबींग, ये सारी चीजें आएंगी। सो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करूं तो कौन कौन से स्टेजेस हैं हमारी, प्रीनेटल, ठीक है, पैदा होते ही। प्रीनेटल का मतलब है कॉन्सेप्शन से इन्फेंसी एंड टोडलर। इन्फेंसी अलग होती है बेटा, टोडलर अलग होता है। इन्फेंसी में आता है हमारा 0 to 2 ईयर्स, टोडलर में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 2 to 3 4 ईयर्स का। अर्ली चाइल्डहुड, इसके बाद मिडिल चाइल्डहुड, 7 से 8 से 12 बच्चे हमारा मिडिल चाइल्डहुड का कहलाएगा। फिर उसके बाद हमारे एडोलेसेंस आ जाएंगे जो टीनेज भी कहलाती है 13 to 19। इसके बाद अर्ली अडल्टहुड जो हमारा 19 to 25 30 तक रहेगा। मिडल अडल्टहुड जो हमारा 35 to 45 एंड 50 तक रहेगा। एंड इसके बाद लेट अडल्टहुड। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं। व्हाट इज अ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल प्रोग्रेशन हो रही है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट प्रोग्रेस एट द सेम रेट, ईच स्टेज हैव प्रीसीडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेज पे मेजर करके या देख के आप ये बताओ कि अगली स्टेज पे भी डेवलपमेंट ऐसा ही होगा, तो सेम रेट पे कभी नहीं होता, चेंजेस होते रहते हैं। और डेवलपमेंट हमारा किसका रिजल्ट भी है, जेनेटिकली भी है और हमारे एनवायरमेंट का भी रिजल्ट है। तो मैं बोल सकती हूँ कि नेचर का भी रिजल्ट है और नर्चर का भी रिजल्ट है। आपके जीन्स का भी इफेक्ट पड़ रहा है और आप कैसे वातावरण में रह रहे हो, इस चीज का इफेक्ट भी आपके डेवलपमेंट पे पड़ रहा है। अब बात आती है मैच्योरेशन की। मैच्योरेशन क्या होता है हमारा, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। मैच्योरेशन आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी अफेक्टेड है और आपके इनहेरेंट कैपेबिलिटीज कैसी हैं उनसे भी अफेक्टेड है। तो परिपक्वता जो है हमारी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस दोनों से है। मैच्योरेशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड लर्निंग और एक्सपीरियंसेस नॉट नहीं आएगा बेटा। मैच्योरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड इन लर्निंग और एक्सपीरियंसेस, और डेवलपमेंट जो है चेंज कैसे होते हैं इन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो देखो आपसे कोई डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के बारे में पूछे, देखो मैच्योर होना क्या है, आपका स्ट्रेंथन अप इनफ हो जाना कि अगर आप एज के अकॉर्डिंग आपकी क्या लर्निंग जाएगी, आप कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हो, आपकी एबिलिटीज डिपेंड करते हैं आपके मैच्योरेशन पे, और आपका डेवलपमेंट डिपेंड करता है आपके हर एक प्रोग्रेशन पे। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ फेजेस पे बात कर लेते हैं, कौन कौन सी फेजेस होती हैं। फर्स्ट है हमारा न्यूबॉर्न, एजेस 0 to 4 वीक्स। इन्फेंट होता है हमारा 4 से 1 साल तक का। टोडलर होता है हमारा 1 से 3 साल तक का। प्री स्कूलर 4 से 6 साल। स्कूल एज हमारी 6 से 13 और एडोलेसेंट आ जाते हैं हमारे 13 to 19। तो हमें ये सारी चीजें पता चल रही हैं कि एनवायरमेंट फैक्टर का भी बहुत इफेक्ट होता है और डेवलपमेंट का भी। और वन बाय वन हम बात करेंगे कि कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हमें बच्चों को समझने के लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअल के पोटेंशियल को जानना पड़ेगा कि इंडिविजुअल का पोटेंशियल क्या है, दूसरा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे यूनिक हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस साइंटिफिक मैनर में प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आप ये ना याद करो तो आप पॉइंट वाइज याद रख लो। टू अंडरस्टैंड द लर्नर, लर्नर को अंडरस्टैंड करने का मतलब है, यहाँ लर्नर का समझने का मतलब है लर्नर किस स्टाइल से लर्निंग कर रहा है, लर्नर का इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, लर्नर का मोटिवेशन कैसा है, आप कैसे उसे इंक्रेज कर सकते हो। द टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्नर, शिक्षार्थी को जानना, ये हमारा क्या कहलाएगा, लर्निंग।
नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नता है, विच मीन्स कि अगर एक बच्चा है दूसरा बच्चे से वो किस प्रकार विभिन्न है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, उनके पढ़ने की क्षमताएं अलग अलग हैं, किसी को कोई विषय समझ आता है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और सबको वातावरण भी डिफरेंट मिला हुआ है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग क्लासरूम एनवायरमेंट। अपने कक्षा का क्लासरूम ऐसे बनाना है कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव रहे और लर्नर भी इफेक्टिव रहे, जिसमें बच्चे ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए, ना कि क्रैम्प करें। फोर्थ है इट हेल्प अस टू अरेंज द एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। और हमें अपने कक्षा के अंदर ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करानी है जो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो। हेल्प्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। जब आप बच्चे को समझ लोगे तो आप बच्चे को समझने के साथ साथ आपको बच्चे की हर एक चीजों का समझ आ जाएगा। तो जैसे जैसे जो भी करिकुलम को डेवलप करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी बच्चों को समझने की, दे आर ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड कि बच्चा है कैसा, उसकी नॉलेज कैसी है, उसके लिए आप कौन सा सब्जेक्ट डाल सकते हैं, उस सब्जेक्ट के कंटेंट क्या डालोगे, तो इसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। टू कीप अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा 3 साल का है और आप इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि बच्चे को 20 तक काउंटिंग आ जाएंगी, बच्चा ये कर लेगा। कर सकते हैं, कुछ बच्चे कर लेते हैं, बट एक्स्ट्रा प्रेशराइज नहीं करना है। तो आप जब बच्चे को समझ जाओगे तो अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो देयर, तो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी या लेस भी नहीं होंगी। को करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करानी है अपने कक्षा में, रोल प्लेइंग करा दिया, ऑब्जर्वेशन करते रहो, इसके साथ साथ बच्चे को ब्रेनस्टॉर्मिंग करा दी, मेंटल मैथ्स का कुछ कार्य करा दिया, डिबेट्स करा दिया, डिस्कशन करा दिया, ड्रामेटाइजेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइडिंग सूटेबल लर्निंग मटेरियल। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हो तो इन चीजों का ध्यान बिल्कुल रखोगे, एग्जाम टाइम पे कभी भी लेंथी नोट्स नहीं बनाने हैं। दूसरा, अगर जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ या जो लिख रही हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट और ध्यान से सुन लो, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। प्रोवाइडिंग सूटेबल लर्निंग मटेरियल, अच्छे टीएलएम्स का प्रयोग करना जिससे बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड्स। आपको टीचिंग मटेरियल जो चूज करने हैं वो ऐसे करने हैं, मेथड्स में आपको टीचर रिलेटेड टीचिंग मेथड यूज करने की, कब आप लेक्चर करोगे, कब जॉयफुल लर्निंग करेंगे, कब एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे, इन चीजों का ध्यान रखना है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डिलेड और एबनॉर्मल डेवलपमेंट। अगर बच्चा जो है अपनी एज से डिले हो चुका है या एबनॉर्मल ग्रोथ करना है तो उसको भी ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे बच्चों से बात नहीं कर रही हूँ मैं जो कि स्लो लर्नर हैं, बल्कि हम ऐसे बच्चों के बारे में भी ध्यान रखेंगे जो ज्यादा एक्सेस में क्रिएटिव हैं, तो उनकी एनर्जी को कैसे मोल्ड करना है। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेजेस क्या है? देखा जाए तो स्टेजेस हमारी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्टेजेस बनाई हैं, बट ये स्टेजेस आपकी बहुत कॉमन है। सबसे पहले आता है प्री नेटल। प्री नेटल मतलब बर्थ से पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसेप्शन टू बर्थ। जब मदर ने गर्भ धारण किया है उससे लेके बर्थ तक भी बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी होती है शैशव अवस्था, मींस जब बच्चा पैदा होता है 0 से 2 इयर्स। इसके बाद आते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब प्रारंभिक जो बचपन है बच्चे का, 2 से 6 साल। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11, और एडोलेसेंस होता है हमारा 11 से 18। किसी में 11 से 18 लिखा मिलेगा आपको, किसी में 12 से 19, किसी में 13 से 19 भी मिल सकता है। तो आप इन्हें जान लो कि हमारे टीनेज को मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या बोला जाता है, एडोलेसेंट पीरियड। अब आते हैं हमारे एस्पेक्ट्स, बाल विकास के पहलू क्या क्या हैं। कौन कौन से पहलू इंक्लूड होंगे? आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी सोशल डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, आपने लैंग्वेज को कैसे डेवलप करा है, सेंसरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। इसे या तो अलग अलग लिख लो या ये एक ही बात है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट आती है हमारी नेचर ऑफ डेवलपमेंट। अब प्रकृति क्या कैसी है, मतलब नेचर क्या है। सबसे पहली बात जानो, जो डेवलपमेंट है बहुत कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ बर्थ टू द डेथ। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट को बोलते हैं हेड टू टो, सिर से पैर तक, या फिर बोलते हैं नियर टू फार। ये भी मैं आपको बताऊंगी। डेवलपमेंट हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है। तो मैंने आपको क्या क्या बोला है, आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। कॉन्टिन्यूअस, ये अपने नोट्स में बना लो। डेवलपमेंट के साथ ऐसे फ्लो चार्ट बना लेना, कॉन्टिन्यूअस, सीक्वेंशियल, ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल, सबके लिए सेम है, मतलब सब करेंगे इसको, सब इस दौर से जरूर गुजरते हैं। एंड यूनिक है, सब अपनी डेवलपमेंट अलग अलग करते हैं। डेवलपमेंट डिपेंड ऑन बोथ नेचर, नर्चर, प्रकृति पे भी डिपेंड करता है और आपकी इनहेरेंट कैसी है उन चीजों पे भी डिपेंड करता है। क्रिटिकल इन अर्ली स्टेजेस, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेजेस हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। जैसे आप स्टेजेस भी पढ़ोगे कंसेप्शन की, कंसेप्शन से 9 महीने तक भी आप देखोगे कि बच्चे में ना बहुत छोटे छोटे बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, कि पहले जायगोट था, एम्ब्रो बना, फिर फीटस बना, उसके बाद बच्चा बन गया पूरा। तो कैसे
हाथ बने हैं, कैसे पैर बने हैं, बहुत सारे क्रिटिकल चेंजेस हैं। अब बच्चा छोटा पैदा हो जाता है, उसके साथ भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है कि कब वो खड़े होना सीख रहा है, कब चलना सीख रहा है, कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, किस एज पे कितनी वो कैप डेवलप हो रही है। तो अर्ली स्टेजेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, उसके बाद ठीक चलती है पर्सनैलिटी। नेक्स्ट प्रोसीड फॉर यूनिफाइड गोल, मतलब हम इकट्ठा ही कोलेक्टिवली आप उसे डेवलपमेंट बोलोगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाइट बढ़ना इज डेवलपमेंट, वेट बढ़ना इज डेवलपमेंट, नो। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारे सिद्धांत क्या है विकास के। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर वन, ये मैंने आपको बताया कि जब बच्चा पैदा होता है या कंसेप्शन के टाइम पे भी बच्चे में बहुत सारी ऐसे चेंजेस आती हैं एट दैट स्टेज, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि उन्हें समझना काफी डिफिकल्ट है, एंड आफ्टर दैट बहुत सिंपल होता चला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी, सबसे पहली चीजें यही है कि बच्चे पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके माता पिता के गुणों का, एंड आफ्टर दैट हेरिडिटी का कि वो कैसे वातावरण में रहता, सॉरी एनवायरमेंट का कि वो कैसे वातावरण में रहता है। कॉन्टिन्यूस है, ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुअल चेंज होते रहेंगे। आपकी मम्मी ने जब आप कंसेप्शन किया है उसे लेके डेथ तक ये चीजें चलती रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप सीखते जा रहे हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल का मतलब है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनरली बड़ी होती है। जैसे अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं तो पहले एक छोटा सा सेल था, सेल की डिवीजन हुई तो हम ना जब सिर्फ मस्कुलर पार्ट बन गए हैं, उसके बाद हमारे हाथ आने स्टार्ट हुए हैं, कान आने स्टार्ट हुए हैं, सही से बनावट हो गई है, पैर होने स्टार्ट हुए हैं। तो पहले एक सबकी एक जर्नल स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम स्पेसिफिकली ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी लर्निंग भी बहुत जर्नल से स्टार्ट है। आप पहले ना पेन ही पकड़ना बहुत मुश्किल से सीखते हो, उसके बाद आप स्पेसिफिकली डेवलप करते हो कि किसी की राइटिंग कैसे हो गई है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा हो गया है, कोई क्रिएटिविटी में अच्छा हो गया है। तो हम पहले जर्नली, मतलब हम विशिष्ट बाद में कर, सॉरी सामान्य हमारा पहले और विशिष्ट बाद में है। प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हो गए हो किस एज में और आपकी लर्निंग कैसी है, मतलब आपका सीखना कैसा चल रहा है। इसके बाद डेवलपमेंट इज यूनिफाइड गोल, आप डेवलपमेंट को टुकड़ों में तोड़ के नहीं पढ़ सकते। डेवलपमेंट हमारा पूर्ण एक सभी एकीकृत संपूर्ण है जो सभी पहलुओं पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि आप डेवलपमेंट को देखकर उसकी सीक्वेंस देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब पूर्व अनुमान हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता है यहाँ पे। जो बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, सारे बच्चों में अलग अलग पहलुओं में डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब मैं बताऊंगी आपको, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। फर्स्ट डायरेक्शन है हेड टू टो जिसे बोला जाता है सेफेलोकॉर्डल, और नियर टू फार जिसे बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। मतलब पहले बच्चे का हेड बनता है, फिर उसके बाद नीचे की जो बॉडी है वो ग्रो करना स्टार्ट करती है, और अगर नियर टू फार की बात करूं तो पहले हार्ट वाली चीजें डेवलप होंगी और फिर आउटर बॉडी की तरफ, नियर टू फार की तरफ जाएंगे। तो यही बात है, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम सीटिंग बिफोर द स्टैंड एंड हेड, उसके बाद उसके ट्रंक बनने स्टार्ट होंगे। सिमिलरली पहले सेंट्रल पेरिफेरल बनेगा द बीच का, और उसके बाद जैसे आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से चल पाए उसके बाद हमारे ट्रंक्स रीजन डेवलप होना, लिम्ब स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही है दिशा का सिद्धांत। बेटा हिंदी में एक बार इनका देख लेना, शीर्ष अधोन्मुख ऐसे कुछ कहते हैं हेड टू टो को, और प्रोक्सिमिटी का मैं भूल गई हूँ। नेक्स्ट आती है हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब अनुवांशिकता और पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हेरिडिटी की बात करूं तो हेरिडिटी क्या होती है, हमारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी ऐसी गुण या हमारी ऐसी विशेषताएं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं, वो हमारी हेरिडिटी कहलाती हैं। हेरिडिटी रिप्रेजेंट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की एक ट्रांसमिशन होना कुछ गुणों का पेरेंट्स से किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। और किसकी फॉर्म में होते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको, क्रोमोसोम की फॉर्म में ये हमारे इनहेरेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली आपकी फिजिक होती है, आपका टेम्परामेंट होता है और आपका एप्टीट्यूड भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आती है हमारी कंपोजिशन ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता की संरचना क्या है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो कंसेप्शन से ही हमारी हेरिडिटी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो कैसे होती है, देखो फीमेल एग होता है, बड़ा साइंटिफिक है ये, और जब मेल स्पर्म मेट करते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेलुलर, एक सिंगल सेल का हमारे पास एक सिंगल सेल बन जाता है, उसे आप बोलते हो जाइगोट, बोलते हैं जाइगोट। ये प्रोसीजर ध्यान रखना, देयर इज अ मेटिंग ऑफ द स्पर्म, द मेल रिप्रोडक्टिव, और यहाँ पे एग होता है द फीमेल। ये जैसे ही मिलते हैं ये सिंगल सेल यूनिट बना लेते हैं, इसे आप जाइगोट बोलते हो। जाइगोट के अंदर ही हमारे क्रोमोसोम होते हैं। किसी भी पर्सन में क्रोमोसोम क्या होते हैं,
23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच मीन्स 46 होते हैं, जिसमें से 23 हमें अपनी मम्मी के मिलते हैं और 23 हमें अपने फादर के मिलते हैं। तो यहीं से हमारे देखो 23 विच इज फ्रॉम द मदर एंड 23 फ्रॉम द फादर वो ट्रांसमिट हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती हैं। सो वुडवर्थ क्या कहते हैं, अब डेफिनेशंस कर लेते हैं कुछ। डेफिनेशन अपने नोट्स में लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हेरिडिटी कवर ऑल द फैक्टर विच इज डिपेंड ऑन द बिगिन ऑफ लाइफ, जब जीवन की शुरुआत हो रही है, नॉट एट द बर्थ बट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन अबाउट 9 मंथ्स बिफोर द बर्थ। कह रहे हैं कि हेरिडिटी तभी आपके अंदर आ जाती है जब कंसेप्शन हुआ है, ना कि आपके जन्म के बाद। पीटरसन कहते हैं हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज द चाइल्ड गेट फॉर एंसेस्ट्रल स्टॉक फ्रॉम द पेरेंट्स, विच मीन्स कि अनुवांशिकता क्या है, हमारे जो पैतृक भंडार है उनसे हमें कौन कौन से गुण प्राप्त हुए हैं। डुगल्स एंड हॉलैंड कहते हैं हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, की हमें जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो हम कैसे कार्य करते हैं, हमारी कैपेसिटीज क्या है, इन सब की जो ड्राइवन चीजें हैं हमारे एंसेस्टर से वो हमें मिल गई हैं। इसके बाद आता है एनवायरमेंट पर्यावरण या एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं। एनवायरनमेंट है हमारे चारों ओर का वातावरण ही एनवायरनमेंट है, कि आपकी सोशल कंडीशन कैसी है, आपको इमोशनल सपोर्ट कैसा मिलता है फैमिली से, आप मोरल कैसा है, आपकी इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसी है, मतलब आप कितने रिच फैमिली में पैदा हुए हो या पुअर फैमिली में हुए, इस चीज का भी बहुत डिपेंडेंसी होती है। आपके पेरेंट्स कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, वो कितना इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज पे भी आपका एनवायरनमेंट पूरा डिपेंड करेगा। अब एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, बोरिंग, लॉन्गफील्ड एंड वेलिड ने पर्सन्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द टोटल स्टिमुलेशन विच रिसीव फ्रॉम हिज कंसेप्शन टिल डेथ। क्या कह रहे हैं, किसी भी पर्सन का एनवायरनमेंट इस चीजों पे भी डिपेंड करता है कि कंसेप्शन के टाइम से लेके डेथ तक वो कैसे वातावरण में रहा है या जिया है। डोगल एंड हॉलैंड कहते हैं द टर्म एनवायरनमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एग्रीगेट एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य जितने भी तत्व हैं उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव है हमारी कंडीशन पे, हमारे नेचर पे, हमारी लाइफ पे, हमारे डेवलपमेंट पे, हमारे विकास पे, हमारी परिपक्वता पे जो भी पड़ता है वो पूरी की पूरी सराउंडिंग हमारी पर्यावरण कहलाती है। बात करते हैं कि प्री नाटल पर्यावरण, जो प्री नाटल स्टेज है, प्रसवपूर्ण जो स्टेज है, उससे क्या क्या चीजें आती हैं। अब फर्स्ट है हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम, इसको आप लिख सकते हो अपनी। जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब है जब भी इनहेरिटेंस हो रही है तो कुछ जेनेटिक्स ऐसे होते हैं जो हमें अपनी बॉडी, मतलब अपने मदर फादर से अपनी बॉडी में ऑब्वियस मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी भी होते हैं, जैसे किसी की फैमिली में शुगर है तो उनके बच्चे को भी मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि शुगर हो जाए। किसी को कोई और जेनेटिक प्रॉब्लम है लाइक ओबेसिटी है तो इट विल ऑल्सो ट्रांसफर टू द चाइल्ड। एक साथ है हमारा एक्सपोजर टू ड्रग्स एंड एल्कोहल, की जब कंसेप्शन का टाइम था या उसकी जब मदर के वोम में बच्चा था उस टाइम पे मदर ने कोई ड्रग्स या अल्कोहल तो नहीं लिया है, तो इससे भी बहुत डिपेंडेंसी है कि बच्चे की ग्रोथ रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मैटरनल स्टेज स्ट्रेस। अगर माँ को किसी भी प्रकार का तनाव है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसके भी एडवर्स इफेक्ट बच्चे पे होते हैं। देन मैटरनल न्यूट्रिशन, की कैसा खाना, कैसे न्यूट्रिशन उसकी मम्मी ले रही है जो उसके डाइट में है, तो इससे भी बच्चे का पूरा नर्वस कंट्रोल डिपेंड करेगा। अगर बच्चा कम ले पा रही है उनकी मदर तो बच्चा अंडर वेट रहेगा और नर्वस सिस्टम भी पूरा मतलब इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं होगा। अब बात आती है पोस्ट नाटल, बर्थ के बाद प्रसव उत्तर पर्यावरण, फैमिली कैसी है, पेरेंट्स इंकरेज करते हैं बच्चे को, रोल मॉडल है या नहीं है, और बच्चे जो चाइल्ड पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फैमिली का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। नेक्स्ट आता है हमारा अमाउंट ऑफ अफेक्शन, की पेरेंटिंग स्टाइल जो है, जैसे बच्चे का पालन पोषण हो रहा है उसे सोशल एनवायरनमेंट कैसा मिला है, इमोशनल एस्पेक्ट में कैसे है, न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है, अफेक्शन का मतलब है प्यार मिला है या नहीं है, तो इससे भी बच्चे की ग्रोथ पे काफी डिपेंडेंसी होती है और बच्चा काफी इन्फ्लुएंस भी होता है। क्योंकि जब बच्चे अपनी बात खुल के कह पाते हैं तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस भी, विकास के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसके बाद आते हैं मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स, क्योंकि यूथ जनरेशन अब जो हमारी है बहुत ज्यादा अफेक्टेड है इन सारी चीजों से। तो अगर बच्चा कोई भी एडवर्स चीजें हैं जो देख रहा है या जो नेगेटिव चीजें हैं वो देख रहा है तो उसकी लाइफ पे भी वैसा ही डिपेंडेंसी हो जाएगी और बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि आप जैसे कार्टून वगैरह दिखाते हो बच्चे को तो उनके अकॉर्डिंगली बच्चा आपको अपने आप को ढाल लेता है, कि कार्टून को वो करेक्टराइज करना स्टार्ट कर देता है, आइडियलाइज करना स्टार्ट कर देता है कि मैं वो अपने आदर्श उन्हें ही मान लेते हैं। तो किसी कार्टून कैरेक्टर में बहुत अग्रेशन दिखाया गया है तो बच्चा भी अग्रेसिव होने के चांसेस ज्यादा है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप। फ्रेंड्स कैसे हैं बच्चे के कि बहुत अच्छे फ्रेंड है जो सपोर्ट करते हैं, या फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो इट विल ऑल्सो लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टू द चाइल्ड, जिसके अंदर जो बच्चा अपने मेट से बहुत डिपेंडेंसी शो करता है। नेक्स्ट आते हैं स्कूल एंड लर्निंग। हमारा स्कूल भी एक ऐसा मिनिएचर सोसाइटी है जिसमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो ग्रोथ अच्छी जाती है, क्योंकि स्कूल में ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे को अपनी लर्निंग शो करने की, ग्रोथ शो करने की, और अवेलेबिलिटी भी स्कूल में अगर अच्छी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है बच्चे की, तो ग्रोथ पे डिपेंडेंसी जरूर बढ़ेगी। इसके बाद आते हैं रिलीजन। रिलीजन से क्या है कि हमें बहुत सारी कल्चरल चीजें अपने धर्म से सीखने को मिलते हैं। तो जैसे रिलीजन होगा, जैसे बिलीव्स होंगे, जैसे एटीट्यूड रहेगा पेरेंट्स का, तो बच्चा उस चीजों से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। तो स्कूल का माहौल बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आते हैं द नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। अब बहुत ज्यादा विवाद है कि बच्चे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट उसकी नेचर का पड़ता है, कोई कहता है कि उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट उसके नर्चर का पड़ता है। तो अगर मैं जेनेटिक मैकेनिज्म की बात करूं, जो बायोलॉजिकल फॉर्म्ड है, जो मतलब बच्चे को खुद से मिले हुए हैं उसके एंसेस्टर से, उनके मम्मी पापा से, तो उसका इन्फ्लुएंस देखे तो हम एनवायरनमेंट में भी उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। बट आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि खाली एक की वजह से बच्चे का पूरी की पूरी लर्निंग जो है डिपेंड करेगी। सो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या है? हेरिडिटी इनेट जेनेटिक्स है, एनवायरमेंट है आपके लर्नड एक्सपीरियंसेस। इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है ट्रेड्स का, इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है सराउंडिंग से, आप क्या सीख रहे हो। अब जो डेवलपमेंट है वो दोनों की ही मल्टीप्लिकेशन का मतलब दोनों का ही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसे है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, वो एनवायरमेंट, ग्रोथ हमारी जेनेटिकली भी डिपेंड कर रही है, और आपको कैसा व्यवहार मिला है, कैसा न्यूट्रिशन मिले हैं, उस पर भी डिपेंड कर रही है। टोटली आपकी पर्सनैलिटी भी इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपके पेरेंट्स कैसे थे, जो गुण आपको मिल गए हैं, और आपने बाहर के एनवायरमेंट से कौन से गुण एक्वायर करे हैं। ऐसे ही आपकी इंटेलिजेंस बहुत हद तक जेनेटिक पे डिपेंड करती है, पर बहुत ज्यादा इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आपने प्रैक्टिसाइज कैसे किया है। एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम आपका नेचर पे, नर्चर पे डिपेंड करता है कि आपको वातावरण कैसा मिला है। सो वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आवर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब अकॉर्डिंग टू नन क्या कहते हैं? द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बॉडी माइंड सेंटर क्रिएटिविटी एनर्जी यूजेस द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इज द वर्किंग मटेरियल। टीपी नन का ये मानना है कि हमारी पूरी क्रिएटिविटी, हमारा विकास इस चीज पे निर्भर करता है कि आपको वातावरण कैसे मिला है। तो मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं नकारूंगी कि हमारे नेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, हेरिडिटी भी बहुत इफेक्ट करती है, और उसके बाद हेरिडिटी को पोटेंशियल करने का काम हमारा एनवायरमेंट करता है, ये मुर्फी बोलते हैं। अब बात आती है मेथड ऑफ स्टडिंग द चिल्ड्रन। बच्चों को पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं? वाई शुड वी नीड टू स्टडी चिल्ड्रन? अब हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे आ सकता है। तो हमें बच्चों को रीड करने की या बच्चों को समझने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हम बच्चे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, बच्चों के लिए सोर्सेज अवेलेबल करा सके, मेथड चूज कर सके, करिकुलम डेवलप कर सके, उनके बिलीव्स को जान पाए, उनके इंटरेस्ट रेंज को जान पाए, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट डिवाइसेस यूज कर पाए। तो इसलिए हमें बच्चों को समझने की जरूरत पड़ी है कि हम बच्चों के सामने जो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं उनको पहले से ही सॉल्व कर लें। अब फर्स्ट हमारे मेजर मेथड्स ऑफ स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम बच्चों को अध्ययन कर सकते हैं? मेजर मेथड ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन, तो ऐसे काफी मेथड हैं। मैं कुछ मेथड आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इंटरव्यू लेना हो गया, रिफ्लेक्टिव जर्नल हो गया, रिसर्च स्टडीज हो गई, इनसे हम बच्चों को समझ पाते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा द ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके अंदर क्या है? ऑब्जर्वर और द रिसर्चर समटाइम्स बिकम पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो हमारा रिसर्चर है या हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है या हमारा टीचर है, उसे ऑब्जर्व करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और बच्चे की हर एक जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और बच्चे के व्यवहार को भी देखना पड़ेगा कि टुवर्ड्स द सिचुएशन बच्चा कैसे चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या है? ऐसी अपॉर्चुनिटी बच्चे को देना जिसके अंदर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, एंड यू आर डीलिंग विद द चाइल्ड 1-to-1, जिसमें बच्चा भी अवेयर है। और हमारे ऑब्जर्वेशन में बच्चा अवेयर हो, नॉट ऑलवेज, बट कई टाइम होता है, बट ऑब्जर्वेशन मेथड में बहुत चांसेस है कि बच्चा अवेयर नहीं है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड में बच्चा अपने आप लर्न करता है, और आप देख रहे हो कि अगर आपने टीचिंग लर्निंग कराई है तो बच्चा उसे रिफ्लेक्ट करके कैसे लिख रहा है, लिखने के तरीके क्या है, और अपनी सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है। अब हम थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे द इंटरव्यू मेथड। फर्स्ट द इंटरव्यू मेथड अकॉर्डिंग टू गैरी डेजलर, एन इंटरव्यू इज अ प्रोसीजर डिजाइन्ड
डिजाइन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन, ऑरल रिस्पॉन्सेज और ऑरल इंक्वायरी। यहाँ पे पूरा का पूरा चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं कि बच्चा कैसे चीजों का बोल के जवाब देता है, बोल के कैसे जवाब देता है अगर उससे ओरल मौखिक किसी भी प्रकार की पूछताछ की जाती है। अकॉर्डिंग टू थिल एंड बूव, एन इंटरव्यू इज एन प्लान्ड कन्वर्सेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, जिसके अंदर जो बच्चे के साथ जो है प्लान्ड कन्वर्सेशन की जा रही है, लोगों से बिल्कुल साक्षात करके योजना बना के चीजें करी जा रही हैं और कुछ उद्देश्यों के साथ, तो आप उसे इंटरव्यू बोलोगे। एक चीज और ध्यान रखना है, इंटरव्यू इट इज अ 1-to-1 कन्वर्सेशन ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। मैंने बोला है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है एंड इंटरव्यू WEE जो इंटरव्यू दे रहा है। आपके इंटरव्यू में क्या होता है जो मैं बताने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे भी पहले आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा कि आपका इंटरव्यू किस चीज पे होने वाला है। इसके बाद आपके मेंबर्स डिसाइड होंगे कि मेंबर इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा, ग्रुप इंटरव्यू होगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, पैनल मेंबर की तरह भी इंटरव्यू होते हैं। तो ये सारी मेंबरशिप यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में भी डिसीजन होगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे या क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यूअर को इंटरव्यू है जो देने वाला है वो उससे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपने अकॉर्डिंगली उन चीजों को क्या करेंगे, आंसर करेंगे और उसके आंसर्स को एनालाइज करके हमारे इंटरव्यूअर उसको क्या करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इंटरव्यू। एक अच्छे इंटरव्यू की क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द रिपोर्ट, सबसे पहली चीजें हैं कि हमारा जो रिस्पोंडेंट है जो हमें इंटरव्यू देने आया है उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाओ। मतलब संबंध बनाने का मतलब यहाँ पे पहले उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दो कि हाँ इसके बाद आप क्वेश्चन पूछने वाले हो। कंसिडरिंग द सिचुएशन, पहले परिस्थितियां देखो, माइंडसेट देखो एंड आफ्टर दैट हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट करना है। गुड इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि सब अपने इन्फॉर्मेशन को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं और सेंसिटिव इशू पे बात नहीं करनी है। एक गुड इंटरव्यू के अंदर सिस्टमैटिक पैटर्न होगा, कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं रिवील की जाएंगी और अगर आपके क्वेश्चन कैसे भी ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है तो साथ साथ हमारा जो रिस्पोंडेंट है उसको क्या करने का, थोड़ा इंकरेज करने की भी ड्यूटी होती है इंटरव्यूअर की। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एंड ओपन एंड क्लोज एंडेड। स्ट्रक्चर नाम से समझ आ रहा है जिसकी पूरी स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड है, ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, फीडबैक, एनालिसिस, ये सारी चीजें अगर बिल्कुल प्री प्लान की गई है हमारी सीक्वेंशियल है तो आप उसे स्ट्रक्चर्ड बोलोगे। तो देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यूज हमारे फॉर्मल इंटरव्यूज हैं जिसके अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन होता है और इंटरव्यू पूरा अच्छे से क्या किया गया है, स्केड्यूल किया गया होता है और क्वेश्चन भी एडवांस में ही प्रिपेयर कर लिए जाते हैं कि आपको यही पूछना है। एंड लिमिटेशन लाइक लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी और स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए जाएंगे और फेयरली किया जाएगा क्योंकि सबसे समान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, इस टाइप ऑफ इंटरव्यू की एक थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आपके पास लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप क्वेश्चंस अपने पास से डिजाइन नहीं कर सकते और आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसके अंदर इंटरव्यूअर अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछ सकता है और ये इनफॉर्मल सेटअप में होता है। यहाँ पे ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है, रिस्पोंडेंट को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, टाइम भी कंज्यूम अगर ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड के अंदर टाइम भी बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम भी आपको फिक्स्ड दिया जाएगा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन ज्यादा देनी है, मतलब आपको व्याख्यान ज्यादा करना है और डिटेल्ड स्टडी आप चाहते हो, इंटरव्यूअर चाहता है एक रिस्पोंडेंट से। एंड क्लोज इंटरव्यू होता है जिसके अंदर आपका जो भी इंटरव्यू है बिल्कुल आपको एक वर्ड में, एक लाइन में आंसर करना होता है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जैसे चेकलिस्ट होती है कि आपने चेकलिस्ट, जैसे आप ट्रिप पे जाते होगे या डेली कॉलेज या स्कूल जाते हो तो आप बहुत सारी चीजें देखते हो, टिफिन रख लिया, ड्रेस पहन ली है, वाटर बॉटल ले ली, पेन ले लिया, नोटबुक ले ली, तो ये हमारी ऐसी चेकलिस्ट है तो हमें वैसे ही अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इंटरव्यू, हमें इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करने हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि आपको उद्देश्य निर्धारित करने हैं कि हम इंटरव्यू को क्यों कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिख लोगे कि व्हाट यू वांट फ्रॉम द लर्नर। देन हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद वेन्यू कि आपको कहाँ पे और दिन कहाँ पे इंटरव्यू कराना है, क्या दिन रहेगा, क्वेश्चन और उसकी कैटेगरी प्रिपेयर कर सकते हैं।
स्ट्रक्चर्ड है तो आपको प्रश्न उत्तर भी पहले ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और अनस्ट्रक्चर्ड है तो आप कैटेगरी देख लो कि अगर मुझे फोर्स पे पूछना है, मुझे फिजिक्स के लिए पूछना है, मुझे साइकोलॉजी के लिए पूछना है, देन हमें मेथड्स और रिकॉर्डिंग कैसे करनी है इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और क्या करना है, हमें एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, कॉन्फिडेंशियल चीजें हम बाहर नहीं भेजेंगे, ये भी एश्योरेंस देनी है, ऑब्जेक्टिव पहले ही एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, और कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब पेन पेपर उठा के कोई लिख रहा है या लाइव सेशंस हो रहे हैं जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, इन चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो तालमेल स्थापित करना है, गोपनीयता बना के रखनी है, आयोजित कैसे करना है उसका उद्देश्य बताना है, और रिकॉर्ड कैसे करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद आती है हमारी क्लोजिंग द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू को कैसे क्लोज करोगे, सबसे पहले सबको अपॉर्चुनिटी देने के बाद आप कन्विंस करोगे कि आपका जो ये सेशन था, सॉरी, इंटरव्यू शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंटरव्यू टू ऐड समथिंग ही वांट्स टू ऐड। अपनी सारी चीजें बताने के बाद एक बार इंटरव्यूअर जरूर उसे अपॉर्चुनिटी देगा रिस्पोंडेंट को कि आप भी अपना बता सकते हो अगर आपको कुछ और ऐड करना है। नेक्स्ट, ग्रेटिट्यूड फॉर द इंटरव्यू, और हमारे जो साक्षात्कारकर्ता है करता है जो दे रहे हैं उनके लिए आभार प्रकट करना है, और रिपोर्टिंग द इंटरव्यू कि आपने जो भी चीजें देखी, जैसे सुनी, जैसा उन्होंने आंसर किया, उसके लिए एक रिपोर्ट और फाइंडिंग्स प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे, नेक्स्ट मेथड है हमारा, तो ये इंटरव्यू के बारे में था। आई थिंक आपको इंटरव्यू समझ आ गया है। इसके इंटरव्यू से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड, प्राकृतिक अवलोकन विधि। इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना नेचुरली कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर। ऑब्जर्वेशन में क्या है, आप इंपेरिकल सेशंस के थ्रू डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। इंपेरिकल का मतलब जब आप अपनी सेंसेस लगा रहे हो, देख रहे हो, सुन पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। तो साइकोलॉजिस्ट टीचर्स को ऐसे एस्पेक्ट पर जरूर बात कराते हैं कि बच्चों को जाओ और ऑब्जर्व करो कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, और जनरली जो ऑब्जर्वेशन होती है वो अनरियलिस्टिक सी होती है। अनरियलिस्टिक का मतलब बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, और हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स, प्रकार क्या है, स्ट्रक्चरल नेचुरलिस्टिक इंटरव्यू, संचरित प्राकृतिक अवलोकन, जिसके अंदर आपको पूरे ऑब्जर्वेशन का सेटअप मिलेगा, एस्पेक्ट्स मिलेंगे, करेक्टराइज किया गया होगा, और आपको एक सेटअप या सिचुएशन दे दी जाएगी कि अब आपको अवलोकन करना है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है, आप कभी भी कर सकते हो, फ्री हो, कॉन्टिन्यूसली कर सकते हो, सिचुएशन इवेंट की भी कोई जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ बिना प्लान किए चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, कि हमारे एक इंटरव्यू की जो है, अच्छे इंटरव्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि एक अच्छे अवलोकन की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, अंडर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एनवायरनमेंट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड रिमेन अनअल्टर्ड। आपको एनवायरनमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिस्टमेटिक रखना है, स्पेसिफिक रखना है, ऑब्जेक्टिव बता देने हैं, रिकॉर्डिंग करते रहना है साथ साथ, और नेचुरल और फ्री बायसनेस रखना है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज मोर रिलायबल एज इट हेल्प इन नोइंग एक्चुअल फैक्टर। आप जो जानना चाहते हो उस चीज पे ही निर्भर रखोगे, और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन शुड अवॉइड द इंटरफेरेंस, और किसी भी प्रकार का कोई भी जो इंटरफेरेंस है उसमें नहीं होने देना है। ठीक है, प्रकृतिवादी अवलोकन रखना है, पर्यावरण को कोई हेरा फेरी नहीं की जाएगी, सुव्यवस्थित रखना है, और रिकॉर्डिंग वगैरह करते जाना है। पूर्व ग्रह जो हो रहे हैं उनसे मुक्त रखना है, मतलब खुद को ये एक बायसनेस नहीं रखनी है कि हम पहले ही कोई चीजें डिसाइड कर लें, और देन हमें बिना हस्तक्षेप के अपना जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, वो कर लेना है। अब बात आती है एडवांटेजेस, फायदे क्या है इंटरव्यू के। डायरेक्टली ऑब्जर्वर बिहेवियर को डायरेक्टली कर सकता है और डिटेल इंफॉर्मेशन बता सकता है, वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है, और इनसाइट प्रॉब्लम को जान सकता है। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कई बार ऑब्जर्वर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते और ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइंड नहीं परिपूर्ण होते। इट कैन बी एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि टाइम चाहिए, हमें सिचुएशन चाहिए, और डाटा को एनालाइज करने के लिए हमें वैसे ही रिपोर्टिंग भी करनी होगी। समटाइम जो सब्जेक्ट है वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं होता, या हम पहले ही कंफर्मिटी बना देते हैं, पहले ही हम अपना पूर्वग्रह बना लेते हैं किसी को लेके, और उसके अकॉर्डिंगली हम व्यवहार करते हैं। एक्चुअल सेंस भी इनहेंस नहीं होती, कॉज ऑफ इफेक्ट नहीं जान पाते, और इंटरवीनिंग फैक्टर हैं वो भी काफी जो छेड़छाड़ हो जाती है। इंटरवीनिंग फैक्टर होते हैं जो इंटरफेयर कर देते हैं, और जिनकी वजह से कोई भी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर में अफेक्ट द बिहेवियर, कई बार जो ऑब्जर्वर देख रहा है, उन्हें बार बार अवलोकन कर रहा है, तो हमारा जो भी रिस्पोंडेंट है जिसे आप ऑब्जर्व करना चाहते हो वो अपने बिहेवियर से भटक जाता है और वो वैसे कार्य भी नहीं कर पाता। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केस स्टडी। इस टॉपिक में जानेंगे हम केस स्टडी क्या होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ केस स्टडी।
तो केस स्टडी क्या होती है? किसी भी बच्चे की, किसी भी पर्सन की इन डेप्थ स्टडी करना इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में क्या क्या हो जाएंगे? पूरी डेप्थ ऑब्जर्व करके करना, और आपको क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी करनी है, जिसके अंदर आप डाटा या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। सो डाटा प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स, कौन सा डाटा? पेरेंट्स ने, स्कूल ने या टीचर ने जो भी डाटा गैदर किया है, इन्विजिलेटर उसको क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेटर उसको क्या कर सकता है, कलेक्ट करके अपनी जेन्युइन रिपोर्टिंग कर सकता है और रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, पीवी यंग कहते हैं केस स्टडी इज अ comprehensive study of the social unit, be it a person, group of person, an institution, a community or a family। केस स्टडी क्या है? एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक स्टडी है जिसके अंदर आप सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करोगे जो किसी पर्सन द्वारा, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा या किसी कम्युनिटी या किसी परिवार के द्वारा कलेक्टेड होता है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू ग्रूड एंड हट, क्या कहते हैं? इट इज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ अ सोशल यूनिट। क्या कह रहे हैं? समाज में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसे एक्सप्लोर करना और उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना ही हमारा केस स्टडी कहलाता है। तो केस स्टडी एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर गहन अध्ययन किया जाता है, सावधानी पूर्व अवलोकन किया जाता है, और क्या क्या किया जाता है? जो गुणात्मक है वो डाटा के साथ साथ आप जो डाटा फैमिली ने दिया है, इंस्टीट्यूशन ने दिया है, किसी कम्युनिटी ने प्रोवाइड किया है, उसकी भी खोजबीन आप करते हो। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पसेस ऑफ केस स्टडी। अब हमारा जो केस स्टडी है उसके उद्देश्य क्या है? केस स्टडी हम किस लिए करते हैं? सबसे पहली चीज तो हम एजुकेशन की फील्ड में करते हैं, किसी साइकोलॉजी में बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में जानने के लिए, रिसर्च एरिया को जानने के लिए, या किसी कोई प्रॉब्लम है बच्चे को उसको डायग्नोज करके उसके ट्रीटमेंट के लिए, रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए भी हम केस स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या रीजन है? डायग्नोज करना, मतलब रिलीवेंट डाटा कलेक्ट करना जिससे कि आप बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसकी रेमेडी दे सको। दूसरा ट्रीटमेंट करना है केस स्टडी में, और क्या है? आपको रेमेडियल मेजर प्रोवाइड करने हैं, मतलब आपको उपचारात्मक काम करना है। नेक्स्ट है गाइडेंस, मार्गदर्शन करना, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? केस स्टडी में पूरी प्रोग्रेस जानने के बाद, पूरी केस स्टडी को स्टडी करने के बाद आप क्या कर सकते हो? उसका स्टेटस जान पाओगे कि क्या बच्चे की प्रॉब्लम है, उसके बाद आप उसकी रेमेडी देख पाओगे। रेमेडी के साथ साथ आप बच्चे को गाइड भी कर सकते हो कि आपको ये स्टेप उठाने हैं और इन फ्यूचर आपको ये सेम प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी के लक्षण या हम बोले कि विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहले तो सिस्टमैटिक है, दूसरा साइंटिफिक मेथड है। The case study is assured to keeping his personal information confidential। और केस स्टडी ये भी कहती है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है वो हमारा गोपनीय रहना चाहिए। इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक भी होता है और ये मात्रात्मक भी होता है, और ये नरेट करता है जिस भी बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है। एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, जो भी पर्याप्त जानकारी है वो प्रोवाइड करता है। तो हमें केस स्टडी बनानी भी ऐसी चाहिए कि हम सारा का सारा डाटा जो है सिस्टमेटिक रूप से कलेक्ट कर पाएं। दूसरा, इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं आप, जो विश्लेषण है बिल्कुल आप तह तक जाके कर पाओगे। वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक है ऑब्जर्व करके केस स्टडी करना, कलेक्शन करना। दूसरा, आप और कैसे कर सकते हो? क्वेश्चनेयर के फॉर्म भरवा सकते हैं बच्चों से, तो अपने जैसा बच्चा आंसर करेगा उन क्वेश्चनेयर से भी आप आइडिया लगा सकते हो बच्चे के बारे में। और बहुत सारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है, बट वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी वैलिड भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस। बहुत सिंपल है, केस स्टडी में क्या है? आपको बच्चे के बारे में पूरे केस को स्टडी करना है, चाहे वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, डाटा को कलेक्ट करना है। इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चनेयर से आप अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, और वैलिड और रिलायबल होना चाहिए आपका डाटा। फायदे क्या हैं? इट प्रोवाइडेड डिटेल्ड बैकग्राउंड, किसी भी व्यक्ति का पूरा बैकग्राउंड है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि पता चल जाएगी। रेमेडी प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को डिस्कवर करने में और प्रेजेंट में कैसे वो हेल्पफुल है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और टीचर जो है अपने लर्निंग प्रोसेस में भी कि बच्चा लर्न कैसा कर रहा है उसमें ये प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है? अब फर्स्ट है, इट समटाइम्स रिलाइज ऑन मेमोरी और रिकॉर्ड्स। क्या कहते हैं? कई बार कोई ना याद रख लेता है कि मुझे ये सारी चीजें याद हैं, और रिकॉर्ड विच में बी पुअर और डिस्टॉर्टेड। कई बार ये हो सकता है कि जो रिकॉर्ड आपने बनाया वो अच्छा ना हो, या फट गया है, चूहों ने कुतर दिया, या कुछ भी ऐसी चीजें हो गई, इनकरप्टेड हो गया अगर कंप्यूटर में है। It only can tell about one individual, so we can get generalize its result to other। मतलब एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है तो आप किसी दूसरे से कैसे कंपैरिजन कर पाओगे?
स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए डाटा कलेक्ट करना है, प्रोबेबल कॉजेज आप उसके कारण बताओगे जो संभावित हैं, इसके बाद उपचारात्मक जो स्टेप है वो करेंगे, रेमेडियल, देन आप सजेशंस दोगे, उसके बाद अपने केस को फॉलो अप करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको अपने प्रॉब्लम को या तो सेलेक्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने है, किस पे आप रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम है ही क्या। दूसरा कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में एक चीज और बता दूं, आप कलेक्शन डाटा की दो टाइप से कर सकते हो, प्राइमरी कलेक्शन भी होती है और हमारी सेकेंडरी भी। प्राइमरी कलेक्शन में होता है जब अपना डाटा आप ऑथेंटिक डाटा अपने आप कलेक्ट कर रहे होते हो, और सेकेंडरी में होता है जब आप किसी की हेल्प से कर रहे होते हो। मान लो या तो वो डाटा आपको पूरा इंस्टीट्यूशन में मिल गया है या फैमिली के पास मिल गया है, तो हमें डाटा किससे कलेक्ट करना है? विद चाइल्ड, बच्चे से खुद से कर सकते हो, उसके भाई बहन से, टीचर से, फ्रेंड से, पेरेंट से, ऑब्जर्व करके, रिकॉर्ड मेंटेन करके, फैमिली इंफॉर्मेशन से, एकेडमिक से, ये सारी चीजें हमें उस डाटा में इंक्लूड करनी होंगी। तो किसी मामले की पहचान करना, समस्या का चयन करना और डाटा का संग्रहण करना, ये हमारा कौन सा स्टेप रहेगा? दूसरा। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाइंग द डाटा। आपने जो भी डाटा लिया है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो कि ये डाटा आपको काम में आ भी रहा है या नहीं। दूसरा, एकेडमिक डाटा, बच्चे ने किस सब्जेक्ट में कैसा काम किया है, कौन सा सब्जेक्ट को बच्चा लाइक करता है, कौन सा सब्जेक्ट को डिसलाइक करता है, क्या बच्चे की फेलियर थी, क्या अचीवमेंट थी बच्चे की, और क्लास अटेंडेंस कैसी है, और बच्चे का जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ रैपोर्ट कैसा है, मतलब संबंध कैसे हैं। हेल्थ रिलेटेड डाटा, हेल्थ रिलेटेड में कर सकते हो, कोई डिजीज तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, आई साइट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो ऐसा डाटा हम किस में करेंगे? हेल्थ रिलेटेड डाटा के अंदर। तो डाटा की पहचान करना है। शैक्षणिक डाटा मतलब किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय के बारे में पूरी जानकारी। एंड स्वास्थ्य डाटा में हो सकता है उसके ऊंचाई, उसका वजन, उसकी दृष्टि, संचार कौशल कैसा है, कोई बीमारी या विकृति तो नहीं है। इसके बाद आता है फैमिली रिलेटेड डाटा। फैमिली रिलेटेड में सबसे पहले तो आपके गार्जियन या पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ था, गार्जियन कौन है, पेरेंट्स क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, और फैमिली के रिसोर्सेज क्या क्या है। इनकम रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, कल्चरल रिसोर्सेज वगैरह भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इमोशनल एंड सोशल कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर क्या करते हो कि इमोशनली बॉन्डिंग कैसी है बच्चे की, पेरेंट्स के साथ साथ और सिबलिंग के साथ साथ, स्ट्रेंजर के साथ कैसा करता है, एंजाइटी तो नहीं रहती किसी के साथ, कोई हेजिटेशन तो नहीं है, हमारा इंट्रोवर्ट टाइप का बिहेवियर है या हमारा एक्सट्रोवर्ट टाइप का बिहेवियर है, क्लास में कैसी एक्टिविटीज बच्चा परफॉर्म करता है, पार्टिसिपेशन है या नहीं। तो हमें सोशली और इमोशनली बच्चे के दोनों बैलेंस को देखना है। देन प्रोबेबल कॉजेज, क्या प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं, मतलब ऐसे कारण जो संभावित हो। आप डाटा को एनालाइज करो, डाटा का विश्लेषण करो और फिर आप प्रोबेबल कॉजेज को भी बता सकते हो। तो भावनात्मक और सामाजिक दोनों समन्वय देखने हैं। संभावित जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका कारण बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे रिमेडियल स्टेप। यहाँ पे आप जो भी उस डाटा को रीड करके जो बच्चे का उपचार करना चाहोगे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, वो इन्वॉल्व करना है। देन आपको सजेशंस देने हैं कि आपको ने पूरा डाटा कलेक्ट किया तो मैं लास्ट में ये सुझाव दे सकता हूँ, एंड उसके बाद फॉलो अप करना है कि आपने जो भी रेमेडी प्रोवाइड करी थी बच्चा उसमें प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उपचारात्मक कदम बताने हैं, सुझाव बताना है और अनुवर्ती कार्रवाई मतलब उसके आगे की कार्रवाई उसके अकॉर्डिंगली ही करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्टिव डायरी और रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होते हैं। देखो रिफ्लेक्टिव डायरी क्या है, आपके डेली के जो भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे, आप क्या सोचते हो, आपके थिंकिंग प्रोसीजर क्या है, उसको रिकॉर्ड करना ऑन अ डेली बेसिस, ये हमारी रिफ्लेक्टिव डायरी कहलाती है। आप लोग जब भी टीचिंग प्रैक्टिस पे गए होंगे तो आपने भी रिफ्लेक्टिव डायरी बनाई होगी। तो इसके अंदर आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके आइडिया या आपने कोई भी नई चीजें एक्सपीरियंसेस की हैं, आप अपना दिमाग किस हिसाब से लगा रहे हो या किसी चीज पे आप इमोशनल होकर कार्य कर रहे हो, तो आपकी पूरी फीलिंग्स उसके अंदर, आपके थॉट्स उसके अंदर, आपके आइडियाज, आपका परसेप्शन, जहां आप अपने डेली बेसिस के एक्सपीरियंस को नोट डाउन करना स्टार्ट करते हो, वही आपकी रिफ्लेक्टिव डायरी कहलाती है। पर्पसेस या उद्देश्य क्या हैं? अगर मैं बात करूं तो टू रिफ्लेक्ट अपॉन द लर्निंग रिलेटेड इशू, तो जो हमारे अधिगम संबंधित इश्यूज हैं उन पे कार्य करेगा। मतलब किसी सब्जेक्ट से, विषय का हो सकता है, वातावरण का हो सकता है, या कोई मेथड ऐसे हैं या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे को कोई चीजें समझ नहीं आ रही है, तो हमारे जो भी इश्यूज हैं हम उसके अकॉर्डिंगली उसे लिख सकते हैं। या आपने कोई फीलिंग है आपके दिमाग, आपके दिल में, या कोई आइडियाज आया है उसको भी आप वहां पे लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बच्चा अपनी प्रॉब्लम को डिपिक्ट कर सकता है।
कॉन्सेप्ट बताना है, वहां पे इंकरेज करना है बच्चों को कि अपनी सेल्फ इवेल्युएशन भी करें, रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करते रहना है टीचिंग लर्निंग में। मतलब टीचिंग लर्निंग का रेगुलर फीडबैक भी आपको वहीं से मिलता रहेगा। अगर आप लिख रहे हो तो खुद के बारे में भी लिख पाओगे, अगर बच्चा लिख रहा है तो बच्चा अपने बारे में लिख पाएगा, और इसी बेसिस पे आप रिफ्लेक्टिव डायरी पढ़ के बच्चे के पोटेंशियल को असेस कर सकते हो। तो सीखने संबंधी विषयों पे बात करेंगे, भावना और विचारों का रिकॉर्ड बनाना है, दृष्टिकोण का रिकॉर्ड बनाना है, विचारों की क्या संकल्पनाएं रही हैं, मूल्यांकन कैसे करेंगे, फीडबैक, खुद का फीडबैक कैसे लोगे, आप खुद का मूल्यांकन कैसे करोगे, और विश्लेषण और वर्णनात्मक दोनों चीजें लिखनी है। फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने के लिए भी रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बनाए जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा उद्देश्य है अपने टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए और रिफ्लेक्शन देखने के लिए कि अगर आपने कोई चीजें एक्ट करी हैं तो उसका रिफ्लेक्ट कैसा आपके सामने आ रहा है। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि अगर आपने कोई भी एक्शन करा है बच्चे की तरफ तो उसके बाद बच्चे ने उसके लिए कैसा रिफ्लेक्ट किया है। मान लो मैंने आपको रिफ्लेक्टिव जर्नल बताया, आपको समझ आ गया, तो ये मेरे लिए आपकी रिफ्लेक्शन है कि इफ आई एम डूइंग सम एक्शंस तो आप रिफ्लेक्शन शो कर रहे हो। रिफ्लेक्शन इन एक्शन, मतलब इन एक्शन का मतलब बच्चे अब कार्य करके दिखा रहे हैं, मुझे उनके कार्य से पता चल रहा है कि हाँ बच्चों को चीजें समझ आ गई हैं। एंड रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, यहाँ पे मतलब है कि बच्चा आप रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, अगर आपने कोई भी कार्य किया है तो वो वहां पे प्रोसेसिंग कर रहा है, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो भी एक्शन लिया था उसके लिए बच्चा अपने आप की इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। तो कार्य पे चिंतन, कार्य में चिंतन और कार्रवाई के लिए चिंतन, ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। मेरिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं रिफ्लेक्टिव डायरी लिखने के या जर्नल्स लिखने के। हैव टू बूस्ट मेटा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन होता है कॉग्निशन का भी कॉग्निशन करना, थिंकिंग की थिंकिंग करना हमारी मेटा कॉग्निशन है। मान लो आप कुछ सोच रहे हो और उस पे भी ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, तो जब आप किसी चीज को इन डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे हो, एनालाइज बहुत ध्यान से करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपकी मेटा कॉग्निशन कहलाती है। इंडिपेंडेंट लर्निंग, आपकी लर्निंग जो है आत्मनिर्भर रहे, आप किसी और पे डिपेंड ना रहो, आप अपनी पेस के अकॉर्डिंगली चीजें कर पाओ, तो वो होगा। मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना हमारे स्वतंत्र सीखने की इच्छा को। हेल्प इन सेल्फ इवैल्यूएशन, अपना खुद का मूल्यांकन करने में, खुद को कैसे असेस करना है, अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे जानना है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होता है कि ऐसा एटीट्यूड बनाना जो आपका आशावादी हो, आपको कोई ना कोई जो चीजें हैं अच्छी बताए और आप उसके टुवर्ड्स काम करना स्टार्ट कर दो। एंड क्रिटिकल थिंकिंग होती है जब आप किसी भी चीज के दोनों पहलू देखते हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू द डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, आपके पास पूरी व्याख्यान इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड परफॉर्मेंस, कि आपका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा आपको पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को फ्रीली क्या कर पाओ, अपनी जो भावनाएं हैं उनका प्रदर्शन और उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो ये था हमारा किसके बारे में, रिफ्लेक्टिव जर्नल के बारे में। रिफ्लेक्टिव डायरी और रिफ्लेक्टिव जर्नल बेटा कुछ भी नहीं होते, ये सिर्फ ये होता है कि आपने अपने दिन भर में जो भी चीजें करी हैं, आपके आइडियाज, आपके व्यू पॉइंट, आपका परसेप्शन क्या था, उसे आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो। यही हमारे रिफ्लेक्टिव जर्नल कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंटल टास्क। तो डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, मैं मोटे मोटे अक्षरों में बात करूं तो बेटा वो टास्क जो अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो दे गिव यू द हैप्पीनेस, एंड इफ दे आर अनकम्प्लीटेड तो ये आपको अनहैप्पीनेस देंगे। जैसे आपने पेंसिल उठाई, आपको पेंसिल पकड़नी आनी चाहिए, आप अगर पेंसिल पकड़ने सीख गए हो तो दैट इज डेवलपमेंटल टास्क। अगर नहीं सीखे हो तो वो आपको अनहैप्पी करेगा कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया है। हर एक पर्सन हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ एक्विजिशन करने की कोशिश करता है, चाहे वो स्किल हो सकते हैं, चाहे आइडिया हो सकते हैं, या फिर हमारा सेटिस्फेक्शन हो सकता है, हमारी नॉलेज हो सकती है। तो उनको कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन अपने अपने मैनर में कोई ना कोई अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली कार्य कर रहा होता है। तो उसी कार्य को करने के लिए जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब आपको उनको अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमारे जो भी काम किए गए हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, डेवलपमेंटल टास्क। और ये किसने दिए थे, हैविंग थर्स्ट ने। डेवलपमेंटल टास्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमें किसने दी थी, हैविंग हर्स्ट, इन्होंने दी थी। इनका नाम ध्यान रखना कि डेवलपमेंटल टास्क की अगर किसने बात की थी वो हैविंग हर्स्ट थे, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हाउ टू कंप्लीट करने की हमें हैविंग हर्स्ट ने ही दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट टास्क, किसने दी थी, ये जरूर ध्यान रखोगे आप, हैविंग हर्स्ट।
वी ऑल नो दैट देर इज अ वेरिएशन, ह्यूमन सब वेरी कर रहे हैं अलग अलग, उनका बचपन अलग था, उनकी ग्रोथ रेट अलग थी, लिखना पढ़ना पेंट करना साइकिल चलाना सबने अपनी अपनी अकॉर्डिंगली सीखा है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट फैक्टर है हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, आपकी शारीरिक और मानसिक आपकी स्वास्थ्य जैसा होगा आप वैसा ही बिहेव करोगे। तो फिजिकल हेल्थ वो होती है कि जब आप किसी चीज पे मास्टरी गेन करना चाहते हो और आपकी बॉडी मतलब आपकी शारीरिक शक्तियां भी उसके कंप्लीट करने में आपको सक्सेसफुल बनाती है, एंड यू आर मेंटली ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि मुझे ये उद्देश्य अचीव करना है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि किसी चीज को आप कैसे करोगे, आपके पास पूरे अवसर हैं, बस उन अवसरों को आपको तलाशना है। ये चीजों पे भी डिपेंड करता है कि आपके डेवलपमेंट टास्क अचीव होंगे नहीं होंगे। लेवल ऑफ मोटिवेशन, दो तरह के मोटिवेशन होते हैं बेटा, ये ध्यान रखोगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जिसके अंदर आपको खुद से इच्छा है कि मुझे डीएलएड में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे अच्छे नंबर से पास होना है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जिसके अंदर आपके पापा ने कहा कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जब आपको अभिप्रेरणा जो है बाहर से मिल रही है, और इंट्रिंसिक होती है आंतरिक, जब आपको पूरी की पूरी अभिप्रेरणा अपने स्वयं से आ रही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सब अपने हिसाब से पढ़ते हैं, उन सबका एप्टीट्यूड अलग होता है, हेल्थ अलग है, फिजिक अलग है, तो हमारे डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने का डिफरेंस भी अलग अलग है। पर्सनल वैल्यूज, गोल, इंटरेस्ट, कि किसी का क्या गोल है, किसी का क्या उद्देश्य है और उनके क्या मूल्य हैं, उस बात पे भी ये निर्भर करता है। सिक्स्थ है हमारा अमाउंट ऑफ गाइडेंस, जिसमें ये है कि आपको चीजों को गाइड कैसे किया जा रहा है, आपको सुझाव कैसे मिले हुए हैं। जैसे बच्चे कैपेबिलिटीज बच्चे में पूरी हैं पर किसी ने कोई रास्ता ही नहीं दिखाया है, और बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, उन इश्यूज को सॉल्व करना भी हमारे डेवलपमेंट टास्क पे डिपेंड करते हैं इस चीज पे। नेक्स्ट है एनवायरमेंट फैक्टर, कि आपको न्यूट्रिशन कैसा मिले हैं, आपकी फ्रेंड्स कैसे हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, मीडिया कैसा है, एंड देन आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। इन सारी चीजों की अवेलेबिलिटी भी आपके डेवलपमेंटल टास्क को निर्धारित करेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेज वाइज डेवलपमेंटल टास्क। अब हम बात करेंगे चरण क्या होते हैं, चरण कौन कौन से। सबसे पहले बात करूं इन्फेंसी की, तो इन्फेंसी मानी जाती है 0 से 6 साल के बच्चों को। तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप सबको पता है कि बच्चा चलना सीख जाए, बोलना सीख जाए, दौड़ना सीख जाए, अपनी बॉडी के एलिमिनेशन है, मतलब कब उसे वॉशरूम जाना है, इन सारी चीजों पे कंट्रोल करना सीख जाए, सॉलिड फूड खाना सीख जाए, और उसे सेक्सुअल डिफरेंसेस का नॉलेज हो कि ये लड़का है ये लड़की है। इसके बाद उसके पास लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाए, अच्छी वोकैब भी हो जाए, एंड फिजिकली भी बच्चा फिट रहे। और क्या है डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट, बच्चे जो हैं बच्चे के जो है संबंध स्थापित कर सके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। फिजिकल स्किल सीख जाए, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, पेंसिल पकड़ना, बॉडी कोऑर्डिनेशन आ जाए। देन इसके बाद नए ऑब्जेक्ट और मटेरियल को एक्सप्लोर कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने। यहाँ पे छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि खुद से पानी पी लिया, कॉपरेट करे, रीडिंग राइटिंग और बेसिक कैलकुलेशन भी बच्चे को आ जानी चाहिए। ये हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं 0 to 6 ईयर मतलब इन्फेंसी में। इसके बाद आती है हमारी मिडल और लेटल चाइल्डहुड। मैं दोनों की इकट्ठी ही बता रही हूँ। मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो बाइफर्केशन दी है ये हमारी हैविंग हर्स्ट ने दी है। लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम द रॉन्ग डेवलपमेंट कॉन्साइंस, मतलब अपनी समझ के अकॉर्डिंगली वो डिस्टिंग्विश कर पाए, वो भेदभाव कर पाए चीजों के अंदर कि ये ठीक है ये गलत है। वोलसम एटीट्यूड, उसका लिखने राइटिंग करने, रीडिंग में, राइटिंग में और कैलकुलेटिंग में उसका एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाए कि वो डेवलप करना है फंडामेंटल स्किल्स के लिए भी। एज अप्रोप्रिएट सेक्स रोल, उसे अपने मतलब लड़का लड़की होने के रोल भी समझ आ जाए। देन इसके बाद हेल्दी रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ। फिजिकल लर्निंग बच्चे के अंदर हो, फिजिकल लर्निंग का मतलब है शारीरिक गतिविधियां जो बच्चे को करनी है उनके बारे में जान जाए। और एवरीडे जो कुछ हमारे दिनचर्या के कार्य होते हैं उनके बारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म अवेयरनेस जो है उसके अंदर आ जाए। एंड इसके बाद क्या है सोशल वैल्यूज और खुद को समझना और दूसरों को समझने की कोशिश करना भी 6 से 12 साल का बच्चा स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं एडोलेसेंट स्टेज की। एडोलेसेंस पे क्या है, यहाँ पे बच्चा जो शैशवावस्था से और बाल्यावस्था से निकल चुका है। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, मतलब ये माना जाता है कि अब पढ़ाई आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो होने वाली है, तो आप पर्सनल इंडिपेंडेंस कैसे बनोगे, आप अपने वोकेशनल कोर्सेज को चूज कर लो,
आपका सोसाइटी के टुवार्ड्स एटीट्यूड अच्छा रहना चाहिए। मैच्योरिटी की तरफ बच्चा बढ़ना स्टार्ट कर देता है, मोरल, सोशल और सिविक कॉम्पिटेंस आ जाती है। मस्कुलाइन और फेमिनाइन के रोल उसको समझ आ जाते हैं कि जो मेरे एज अ फेमिनाइन मेरे क्या रोल है, मस्कुलाइन के क्या रोल है। अपनी फिजिक मतलब अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना स्टार्ट कर देते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस आ जाती है। वोकेशन, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि वोकेशन चूज कर लेते हैं। एथिकल सिस्टम सबके पास होता है कि मुझे अपना व्यवहार किसके प्रति कैसा रखना है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे भी इस टाइम पे बच्चा बात करना स्टार्ट कर देता है कि मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ, मतलब सोचना स्टार्ट कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट टू हायर ऑर्डर थिंकिंग, अब बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट भी है, बच्चा दिमाग से भी चीजें सोच रहा है, बट इसके साथ साथ वो इससे ऊपर की लेवल की चीजें भी सोचने स्टार्ट कर दी हैं। देन आता है कॉपरेशन, क्योंकि जब बच्चा एडोलेसेंट पीरियड पे होता है तो यही जो स्टेज है वो स्टॉर्म की स्टेज कहलाती है, और यहीं पे जो बच्चा अपने फ्रेंड्स बनाता है ना, वो सोचता है कि दीज आर द लाइफ लॉन्ग, और यहाँ पे ही इमोशनल स्टेबिलिटी बच्चे की सबसे कम भी होती है और सबसे ज्यादा भी हो सकती है। तो बच्चे को अपने व्यू पॉइंट मॉरल, सोशल एंड ग्लोबल इश्यूज पे रखने चाहिए। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। अब हमारे अध्यापक जो हैं उनका और जो हमारे माता पिता हैं बच्चे के, उनकी क्या भूमिकाएं हैं। नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ चाइल्ड, बच्चे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज, उनकी जैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे बच्चा लेटर चाइल्डहुड पे है तो जो उसकी बॉडीली चेंजेस आएंगे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बच्चे को देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताओ कि बेटा आपका जेंडर अलग है, आपकी क्लास अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो बच्चे थोड़ी कम कंपैरिजन करे दूसरों के साथ। तो टीचर्स को एडजस्ट करना सिखाना है, एंड सेम रोल हमारे माता पिता के भी। थर्ड है प्रोविजन टू एप्रोप्रिएट गाइडेंस, बच्चे को एक अच्छे सुझाव देने हैं कि उन्हें अपना वोकेशन कैसे चूज करना है, कैसे वो अपनी पढ़ाई को अच्छे बना सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा तालमेल कैसे बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन इज स्टिमुलेटिंग एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, कि आप जो है अपने नेचर में कैसे रहोगे, अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे यूज करोगे, मतलब आपकी जो भी अनुभव है या आपकी जो भी क्षमताएं हैं उन्हें आप मैक्सिमाइज कैसे यूज करें कि आप सोसाइटी का एक अच्छा पार्ट बन पाओ। तो यहाँ पे बच्चे को ये भी सिखाना है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को इनरिच करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे बच्चे में स्वतंत्रता की भावना के साथ साथ आत्मनिर्भर बनना भी स्टार्ट कर देता है कि वो कंफर्मिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपनी समाज में एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन चाइल्ड डेवलपमेंट, और पेरेंट्स को और टीचर के ये भी रोल है कि वो बच्चे को ऑब्जर्व करते रहे हम टाइम टू टाइम कि बच्चा कैसे ग्रोथ कर रहा है। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल, और बच्चे को ये भी बताना है कि आपकी जो भी क्षमताएं हैं, आपकी जो रुचि है, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी योग्यताएं क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। आई होप यू लाइक दिस सेशन। यहाँ पे मैंने पूरी यूनिट 1 ऑफ डीएलएड फर्स्ट ईयर सीडी के बारे में बताया है। मैंने आपको डेवलपमेंट कैसे होगा, बच्चे के ग्रोथ में और डिफरेंस में क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों के प्रिंसिपल क्या इंक्लूडेड हैं, डेवलपमेंट टास्क किसने दिया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है, रोल ऑफ टीचर क्या है, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. Also don't forget to like and share. Bye bye. Take care.